हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे और आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। तो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद पहला पॉइंट ये होता है कि हमें PYQs करने होते हैं। आज की क्लास में हम लोग डील करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का क्वेश्चन आंसर, जो 2016 से लेके 2024 तक के सारे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। यहाँ पे हमने 2016 तक के ही क्वेश्चन क्यों पिकआउट किए हैं, क्योंकि इसके पहले AIPMD और एम्स अपना अलग अलग एग्जाम कंडक्ट कराते थे, अलग अलग बॉडीज होते थे एग्जाम कराने के, और उनका सिलेबस डिफरेंट थोड़ा हुआ करता था, थोड़ा वास्ट होता था। अभी NCERT कौन सा सिलेबस है, तो हम लोग क्या डील करने वाले हैं यहाँ से। क्वेश्चन है आपके पास कौन कौन से ईयर के, फ्रॉम 2016 टू लेकर के 2024 तक, ठीक है। सारे PYQs यहाँ पे प्रेजेंट मिलेगा। मीनवाइल इस क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 5 to 6% का ये वेटेज रखता है, जिसमें से कि 5 से 6 क्वेश्चंस पर ईयर फिक्स होते हैं इस चैप्टर के। इस चैप्टर के 5 to 6 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं, मिनिमम 4 क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं PYQs। क्वेश्चन नंबर 1 2016 क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टार्टर कोडॉन, या इसको हम लोग कह सकते हैं कौन सा हमारा स्टार्ट कोडॉन है, ठीक है। तो स्टार्ट कोडॉन कौन सा होता है बच्चे, AUG इज द स्टार्ट कोडॉन विच इज ऑल्सो कोड फॉर द मेथियोनिन, जो कि मेथियोनिन को कोड करता है, ठीक है। जेनेटिक कोड से ये क्वेश्चन आ गया। ट्रांसलेशन जब कराते हैं वहां पर भी सबसे पहले AUG कोडॉन ही ले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड एज ए इंड्यूसर फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ लैक ऑपेरॉन। लैक ऑपेरॉन के एक्सप्रेशन के लिए इंड्यूसर हमें क्या लगेगा, लैक्टोज लगेगा। तो आंसर इज योर लैक्टोज। गैलेक्टोज नहीं लगेगा, क्योंकि जो हमारा बॉडी है वो कौन सी है, या जो हमारा मॉडल है वो कौन सा है, लैक ऑपेरॉन का एक्सप्रेशन हम देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट नॉट ट्रू है फॉर कैंसर सेल्स इन द रिलेशन ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन के रिलेशन में कौन सा स्टेटमेंट कैंसर सेल्स के लिए सही नहीं है। तो कौन सा स्टेटमेंट नंबर 1 आपका जो हो जाएगा वो क्या है, म्यूटेशन इज इनएक्टिवेटेड इन द सेल कंट्रोल, म्यूटेशन इज इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ टेलोमेरेज, mutation is proto-onco accelerate the cell cycle, mutation destroy the telomerase inhibitor। तो क्या हो जाएगा भाई, पहला म्यूटेशन इनएक्टिवेट सेल कंट्रोल, ये चीजें सेल कंट्रोल नहीं होता है सेल्स में अगर म्यूटेशन हो जाता है, यानी कैंसीरियस म्यूटेशन अगर हो जाता है तो सेल के डिवीजन पे कोई कंट्रोल नहीं होता है, बहुत ही फास्ट सेल्स प्रोलिफरेट करती हैं। दूसरा, म्यूटेशन इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ टेलोमेरेज, ऐसी चीजें नहीं होती है, तो यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, म्यूटेशन इन प्रोटो-ऑन्कोजीन्स एक्सेलरेट द सेल साइकिल। नेक्स्ट है म्यूटेशन डिस्ट्रॉय टेलोमेरेज इनहिबिटर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, विच इज नॉट ट्रू इज द ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एनी ऑफ द टेक्निक्स ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग अवेलेबल एट ए प्रेजेंट। कौन सी इसमें से रिक्वायर्ड नहीं है DNA फिंगरप्रिंटिंग के लिए। पहला है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जरूरत होती है इसकी। RNA DNA हाइब्रिडाइजेशन, इसकी भी जरूरत होती है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR की भी जरूरत होती है। नेक्स्ट है जिंक फिंगर एनालिसिस प्रोटीन, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जिंक फिंगर एनालिसिस प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं हम लोग चेक करने के लिए कि DNA के ग्रुप्स में जिंक फिंगर प्रोटीन की बाइंडिंग है कि नहीं, यानी कि इट इज यूज्ड फॉर द बाइंडिंग ऑफ जिंक फिंगर प्रोटीन इन DNA ग्रेप्स, सॉरी DNA ग्रुप्स, नॉट ग्रेप्स, DNA ग्रुप्स। DNA ग्रुप्स में जैसे ये अगर DNA का स्ट्रक्चर है हेलिकल, तो ये कहलाते हैं ग्रुप्स।
ये क्या कहलाते हैं? ग्रुप्स कहलाते हैं। ये मेजर ग्रुप्स भी हो सकते हैं, माइनर ग्रुप्स भी हो सकते हैं। तो इसमें जिंक फिंगर प्रोटीन बाइंडिंग हुई है कि नहीं, ये जिंक फिंगर एनालिसिस टेक्निक के थ्रू पता चलता है, विच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ओके, ए कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम, a complex of ribosome attached to a single strand of RNA is known as, राइबोसोम का जो कॉम्प्लेक्स होता है अगर आरएनए पे इस तरीके से लीनियरली अरेंज होता है, इसको हम लोग कहते हैं पॉलीजोम, और इसको और किस नाम से जानते हैं? पॉलीराइबोसोम। ठीक है, इसको या तो पॉलीजोम कहते हैं या तो इसको पॉलीराइबोसोम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, Taylor conducted the experiments to provide semi-conservative modes of chromosome replication on, किस प्लांट में किया था या किस एनिमल में किया था? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में नहीं किए थे। इस्चेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया है, इसमें भी नहीं होता। विंसा रोजिया इसमें भी नहीं होता। विसिया फैबिला इसमें फैबिया इसमें हुआ था। इट इज ए काइंड ऑफ लाइक बीन्स के जैसा होता है, फेबिएसी फैमिली का ये प्लांट है। इट इज द प्लांट्स ऑफ फेबिएसी फैमिली विच इज द बीन शेप या बीन लाइक होता है। ठीक है, मटर के जैसे बीन्स जैसे एक होता है ना, उसी को कहते हैं हम लोग विसिया फैबियाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ऑफ जीन इज योर सिस्ट्रोन। क्या होता है इक्विवेलेंट जीन के? सिस्ट्रोन होता है, जो कि कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं। Which of the following rRNA act as a structural RNA as well as the ribozyme in bacteria, that is the 23S rRNA, जो कि अगर हम ट्रांसलेशन करते हैं तो पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस भी बड़े वाले इसमें ये स्मॉल राइबोसोमल आरएनए होता है, ये लार्ज होता है, तो यहाँ पे 23S rRNA प्रेजेंट होता है जो कि पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस करता है, स्प्लिट आउट कराता है। तो दिस इज एक्ट एज ए एंजाइम। ठीक है, राइबोसोम। ए मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द ट्रेट्स गिवन बिलो एक्सेप्ट। अच्छा, कौन सा इसमें से ट्रेट नहीं होना चाहिए, कैरेक्टर नहीं होना चाहिए कोई भी हमारे जेनेटिक मटेरियल में? तो क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए जेनेटिक मटेरियल की? जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि इसमें स्लो म्यूटेशन होना चाहिए। ठीक है, दूसरा केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें ऑप्शन में दी हुई हैं। इट शुड बी अनस्टेबल स्ट्रक्चरली एंड केमिकली। अगर स्ट्रक्चरली एंड केमिकली अनस्टेबल होगा तो ये जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा, इसीलिए आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, बिकॉज दिस आरएनए इज अनस्टेबल स्ट्रक्चरली एंड केमिकली। तो ऑप्शन नंबर ए ही सबसे पहले करेक्ट हमें मिल गया है, एक्सेप्ट। बाकी इट शुड प्रोवाइड स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, जिसकी वजह से क्या आती है? वेरिएशन आते हैं धीरे धीरे, और ये वेरिएशन ये म्यूटेशन एक्सेप्टेबल होते हैं क्योंकि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये चलते हैं। It should be able to express itself in the form of Mendelian characters, ये होना चाहिए। दूसरा, it should be able to generate its replica जनरेट करेगा तभी तो नेक्स्ट जनरेशन में जा पाएगा। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज तो जेनेटिक मटेरियल की होनी चाहिए। कौन सी नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए का नहीं होना चाहिए। ओके, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज catalyzes the transcription on one strand of the DNA which is called as okay, जिस स्ट्रैंड को रीड करके आरएनए पॉलीमरेज लाइक आरएनए बना रहा है वो स्ट्रैंड क्या कहलाएगा? जो डीएनए का होगा। जैसे अगर मान लो हमारे पास डीएनए का डिपेंड स्ट्रैंड ये है, ठीक है, 5 प्राइम बच्चे, ये हो जाएगा 3 प्राइम, ये 3 प्राइम हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 प्राइम। इसमें से कौन से स्ट्रैंड को यूज करके आरएनए बनाया जाता है? आरएनए की सिंथेसिस हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है, तो कौन से ये 3 प्राइम वाले को इस्तेमाल कर लेंगे? प्रमोटर रीजन वहां पे रहेगा, तो उसको कहते हैं हम लोग, जिसको इस्तेमाल करेंगे वो कहलाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड कोडिंग स्ट्रैंड कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है द फाइनल प्रूफ फॉर डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ, किसके एक्सपेरिमेंट से कम आया था? हार्सी एंड चेस के एक्सपेरिमेंट से आया था कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट भाई क्या है? डीएनए फ्रैगमेंट्स आर
ऑब्वियसली नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तभी तो ये हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड करते हैं, बिकॉज हिस्टोन प्रोटीन आर पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, आर्जिनिन और लाइसिन रिच होने की वजह से हिस्टोन प्रोटीन हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, और विच हेल्प इन द पैकेजिंग ऑफ डीएनए। If there are 999 bases of a RNA that codes for a protein with 333 amino acid and base at position 901 is deleted such that the length of RNA become 998 bases, how many codons will be altered? कितने कोडॉन्स अल्टर्ड हो जाएंगे अगर हमारा 901 पे म्यूटेशन हो जाता है? तो 901 पे म्यूटेशन हो जाता है, हमारे पास कितना था, 999 था, 901 पे म्यूटेशन हुआ तो उसके बाद के ले जाओगे तो उसके बाद के कितने हो जाएंगे बेटा, 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 कोड्स हो जाएंगे, वो अल्टर्ड हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, ड्यूरिंग डीएनए एप्लीकेशन ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आर यूज्ड टू इलोंगेट। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स किन चीजों को इलोंगेट करता है? लैगिंग स्ट्रैंड्स टुवर्ड्स द रेप्लिका फॉर्क, लैगिंग स्ट्रैंड्स टुवर्ड्स से नहीं अवे फ्रॉम होता है, द लीडिंग स्ट्रैंड्स तो होगा ही नहीं, दोनों को हटा दो, लैगिंग स्ट्रैंड्स अवे फ्रॉम रेप्लिका फॉर्क, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, लैगिंग स्ट्रैंड टुवर्ड्स अवे, तो अवे फ्रॉम रेप्लिका फॉर्क के मूव कराता है ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। Which of the following RNA should be most abundant in the animal cells? This is the rRNA. rRNA सबसे ज्यादा पाया जाता है एनिमल सेल्स में। DNA replication in bacteria occurs within the nucleus, prior to fission, just before transcription, during S-phase। तो fission के prior DNA replication होता है बैक्टीरिया में, और विद इन द न्यूक्लियोलस तो हो ही नहीं सकता, बैक्टीरिया लाइक प्रोकैरियोटिक सेल्स है तो न्यूक्लियोलस उसमें एब्सेंट होता है। स्प्लाइसोसोम्स आर नॉट फाउंड इन, स्प्लाइसोसोम जो होते हैं ये यूज होते हैं किसमें, किसमें यूज होते हैं, प्रोसेसिंग में यूज होते हैं। ठीक है, यानी कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में यूज होते हैं, जब हम लोग इसकी स्प्लाइसिंग कर रहे होते हैं, आरएनए की स्प्लाइसिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसमें स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स लगता है और ये इसकी स्प्लाइसिंग करता है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, फंजाई इज द यूकैरियोटिक सेल्स, तो यहाँ पे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होगा। एनिमल्स इज द यूकैरियोटिक सेल्स, तो इसमें भी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होगा। बैक्टीरिया इज योर प्रोकैरियोटिक सेल्स, तो इसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन नहीं होगा, तो स्प्लाइसोसोम नहीं पाया जाएगा। प्लांट्स इज द यूकैरियोटिक सेल्स, तो यहाँ पर भी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा। The association of histone H1 with a nucleosome indicates that DNA replication is occurring. DNA is condensed to a chromatin fiber. The DNA double helix is exposed. Transcription occurring. क्या होगा कि the association of histone H1 with a nucleosome indicate the DNA is condensed into a chromatin fiber. DNA की अब क्या हो रही है, पैकेजिंग हो रही है। ठीक है, और ऐसे ही क्रोमेटिन के बाद धीरे धीरे ये क्रोमोसोम बन जाएगा। Who proved that DNA is the basic genetic material? Again the question, that is the Hershey, जिसने इसको प्रूव किया था DNA is the basic genetic material. Okay, this is the structure of packaging of DNA का। ठीक है, ऑक्टेमर की एक बॉडी है, कंप्लीट ऑक्टेमर नहीं है यहाँ पे। The given figure shows the structure of histone molecule with their parts label A, B, C. Identify the A, B and C. A क्या होगा, A होगा DNA, B क्या होगा H1 प्रोटीन, C क्या होगा हिस्टोन ऑक्टेमर। ठीक है, A हो जाएगा DNA का स्ट्रक्चर, DNA थ्रेड, B हो जाती है H1 प्रोटीन, C हिस्टोन ऑक्टेमर। तो what will be the correct answer? A is your DNA, B is H1 histone, C is the histone octamer. ऑप्शन नंबर A हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। An experimental proof for the semi-conservative replica of DNA was first shown in the bacteria में सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट किया गया था नाइट्रोजन 15 और नाइट्रोजन 14 की टैगिंग करके। ठीक है,
सेलेक्ट द करेक्ट मैच। एलेक्स जेफरी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, अल्फ्रेड हर्शी एंड चेस्टिवियम नेम, मैथ्यू मिजेल्सन एंड स्टॉल स्पाइजम सटाइवा, फ्रांसिस जैकब एंड मुनार्ड लैक ऑपेरॉन। ऑप्शन नंबर डी सबसे करेक्ट मैच है। ठीक, देयर आर सीक्वेंस। ओके, क्या सीक्वेंस है भाई? A G G T A T C C C A T is a sequence from the coding strand. ठीक है फिजीन, what will be the corresponding sequence of the transcribed mRNA? तो ये अगर कोडिंग स्टैंड है तो इसका टेम्पलेट स्टैंड क्या होगा? एडेनिन का हो जाएगा थायमिन, थायमिन तो इसमें प्रेजेंट नहीं था, थायमिन, और इसका गुआनिन का हो जाएगा साइटोसिन, साइटोसिन। ठीक है, एडेनिन, थायमिन, एडेनिन, गुआनिन, 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 थायमिन, एडेनिन। ठीक है, अगर मान लो ये आपका कोडिंग सीक्वेंस है तो ये क्या हो जाएगा? टेम्पलेट स्टैंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? टेम्पलेट स्टैंड हो जाएगी। ठीक है, अब इस टेम्पलेट को रीड करके हमारा mRNA बनेगा। तो इस टेम्पलेट को रीड करेगा तो थायमिन की जगह पे क्या आ जाएगा? एडेनिन, इस साइटोसिन से गुआनिन, इस साइटोसिन से गुआनिन, एडेनिन की जगह पे आना चाहिए थायमिन, एडेनिन से बाइंड करेगा थायमिन, लेकिन थायमिन नहीं आएगा क्योंकि आरएनए है, तो यहाँ पे आ जाएगा यूरासिल। यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? थायमिन की जगह एडेनिन, फिर यहाँ यूरासिल, फिर यहाँ गुआनिन की जगह पे साइटोसिन, 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 यहाँ पे एडेनिन, यूरासिल। ठीक है, और भी आसान तरीका ये है कि इसी कोडिंग सीक्वेंस में से जहां जहां पे आपको टी दिखे वहां वहां को यू में कन्वर्ट कर दो। सिंपल, बस, और कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। यही आपका हो जाएगा mRNA का सीक्वेंस। भाई टेम्पलेट स्टैंड का जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो कोडिंग स्टैंड ही तो होगा, और बस आरएनए है तो वहां पे यूरासिल प्रेजेंट होगा इन द प्लेस ऑफ थायमिन। ठीक है, थायमिन की जगह पे क्या होगा? यूरासिल। सो AGGU AU, अच्छा यहाँ पर भी है एक UCCCAU। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ द ऑपेरॉन एक्सेप्ट। सब पार्ट हैं ऑपेरॉन मॉडल में। क्या क्या चीजें होती है? ऑपरेटर पाया जाता है, स्ट्रक्चरल इंजीन पाया जाता है, जेड पाया जाता है, वाई पाया जाता है, ए पाया जाता है। ठीक है, गैलेक्टोसाइडोज को कोड करता है, वाई किसको? परमीज को कोड करता है, ए किसको? ट्रांस एसाइटिलेज को कोड करता है, जीपीटी। एंड इनहैंसर एंड प्रमोटर। ठीक है, प्रमोटर भी पाया जाता है, इनहैंसर नहीं पाया जाता। एक्सेप्ट इनहैंसर, ऑल दीज आर प्रेजेंट इन द लैक ऑपेरॉन मॉडल, या किसी भी ऑपेरॉन मॉडल में ये चीजें प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the sequence of mRNA produced by the following strength of DNA? ये आपका टेम्पलेट स्टैंड है, इसको रीड करेगा। ठीक है, तो रीड करके बनाएगा क्या? ये वाला स्टैंड, कोडिंग स्टैंड। बस इसी में आप जहां जहां पे टी है ना वहां वहां पे यू लगा दो। मतलब यहाँ पे यू लगा दो, यहाँ पे यू लगा दो, यहाँ पे यू लगा दो, यहाँ पे यू लगा दो। चलो 5' ही होना चाहिए, क्योंकि इसको रीड करके हमेशा जो सिंथेसिस होती है 5' to 3' होती है। तो टी की जगह पे आ जाए यूरासिल, ये है हो नहीं, ये तो 3' है, 5' पे है क्या यूरासिल? नहीं, इसको हटा दो। 5' पे यूरासिल, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, फिर यूरासिल। ठीक है, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, यूरासिल, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, यूरासिल, एडेनिन। यस, ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा करेक्ट। बाकी और मैच कराने की क्या ही जरूरत है। ओके, तो इसको याद करने का तरीका मैंने बताया था कि आरएनए, ठीक है, पॉल 1 2 3, आरएनए पॉल 1 पॉल 2 पॉल 3, ये कोड करता है RMT, आरएनए, mRNA और tRNA को मोटा मोटी। ठीक है, चलो भाई, आरएनए पॉलीमरेज 1 किसको कोड करेगा? आरएनए को, यानी कि 1 का हो जाएगा 2। दूसरा
pol2 किसको कोड करेगा, mRNA को, यानी hRNA ही मॉडिफाइड करके mRNA बनता है, तो ये हो जाएगा 3। RNA पॉलीमरेज 3 किसको कोड करता है, tRNA को, यानी कि हो जाएगा 1। तो ए का भाई सेकेंड, ए का 1, ए का 1, ए का 2, ए का 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ साइलेंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। यूनिवर्सल होना चाहिए, नॉन एम्बिगियस होना चाहिए, ओवरलैपिंग में नहीं होना चाहिए, डिजेनरेट्स होना चाहिए, ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, कॉमनलेस तो ठीक है, यूनिवर्सल होना चाहिए, एम्बिगियस होना चाहिए, नॉन एम्बिगियस होता है, डिजेनरेट होना चाहिए, डिजेनरेट्स होना चाहिए, नॉन ओवरलैपिंग होना चाहिए, नॉन एम्बिगियस होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट वन। Which of the scientists experimentally proved that DNA is the sole genetic material in the bacteriophage? तो bacteriophage में हार्सी एंड चेस ने बताया था कि DNA is the sole genetic material। कहीं भी किसने प्रूव किया जेनेटिक मटेरियल, किसने लास्ट एक्सपेरिमेंट किया, किसने 100% श्योरिटी के साथ बताया कि DNA is the genetic material, तो आप हमेशा नाम याद रखोगे हार्सी एंड चेस का। In the process of transcription in eukaryotes, the RNA polymerase 1 transcribed, ठीक है, किसको ट्रांसक्राइब करता है, rRNA को ट्रांसक्राइब करता है। तो यहाँ पे mRNA है, tRNA है, rRNA है। rRNA 20S rRNA, 18S rRNA, 5.8S rRNA को सिंथेसाइज करता है RNA polymerase 1। मैंने बताया RNA pol 1 2 3 RMT याद करने के लिए, ठीक है, पिछले वाले स्लाइड में ही। What initiation and termination factor are involved in the transcription? तो initiation के लिए कौन सा फैक्टर लगता है, सिग्मा फैक्टर, और टर्मिनेशन के लिए कौन सा लगता है, रो फैक्टर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। Under which of the following condition will there be no change in the reading frame of the following mRNA? किस कंडीशन में कोई भी चेंज नहीं मिलेगा mRNA में? देखो, पहला है डिलीशन ऑफ जी फ्रॉम 5th पोजीशन, 1 2 3 4 5th पोजीशन पे अगर डिलीट कर देंगे तो ये सीक्वेंस हमारा चेंज हो जाएगा, यानी कि पॉलीपेप्टाइड चेन में डिफरेंसेस आएगा। इट इज ए काइंड ऑफ योर पॉइंट म्यूटेशन, जिसमें डिलीशन या फिर इंसर्शन हो सकता है, तो यहाँ डिलीशन का केस है। दूसरा, इंसर्शन ऑफ ए एंड जी एट 4th एंड 5th पोजीशन, तो सीक्वेंसेस बढ़ जाएंगे, 4th पोजीशन पे 1 2 3 4th पोजीशन पे रख दिया एंड 5th पोजीशन पे रख दिया, तो यहाँ सीक्वेंसेस बदल जाएंगी, तो पॉलीपेप्टाइड चेन भी बदल जाएगी, क्योंकि ये 3 के ट्रिपलेट कोडॉन बनते हैं, वो अलग बनने लगेंगे। डिलीशन ऑफ GGU, पूरा फ्रेम ही डिलीट कर दिया फ्रॉम 7th 8th 9th पोजीशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा इसको डिलीट कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। पूरा का पूरा हमने ट्रिपलेट हटाया है, कोई पॉलीपेप्टाइड चेन में डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेगा। Express sequence type, ESTs refer to the polypeptide expression, DNA polymorphism, novel DNA sequences, gene expressed as a like RNA। तो क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? The correct answer is for the gene expressed as a RNA। ओके, ये क्वेश्चन हो गया हमारा लैक ऑपेरॉन, विच इज द वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक फॉर द ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो करते हैं इसको, मैच द फॉलोइंग जीन ऑफ द लैक ऑपेरॉन। स्टूडेंट के फेवरेट होते हैं, हो ना हो, ठीक है, लेकिन टीचर्स का फेवरेट जरूर होता है, तो क्वेश्चन इससे पक्का हर साल आता है। तो मैच द फॉलोइंग जीन ऑफ लैक ऑपेरॉन विद देयर रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स, ठीक है। आई जीन का प्रोडक्शन क्या होता है, ZAY। तो हमारे पास लैक ऑपेरॉन में कौन कौन से जीन होते हैं? अगर मैं बात करूं लैक ऑपेरॉन में, आई जो बनाता है वो क्या बनाता है, रिप्रेसर। आई प्रोड्यूस करता है रिप्रेसर को, ठीक है, आई बनाएगा रिप्रेसर को। बाकी स्ट्रक्चरल जीन जो होती हैं ZYA, इसको मैंने बताया आपको GPT, G फॉर गैलेक्टोसाइडेज, P फॉर परमेज, T फॉर ट्रांस एसिटिलेज, ठीक है।
तो क्या इसका मैच हो जाएगा भाई, आई का रिप्रेशन यानी कि थर्ड नंबर से मैचिंग कराओगे, जेड जिन गैलेक्टोसाइडेज बीटा गैलेक्टोसाइडेज यानी कि 1 नंबर से मैच कराओगे, ए जिन ट्रांस एसाइटिलेज यानी कि 4 नंबर से मैचिंग कराओगे, वाई जिन परमिएज यानी कि डी का किससे मैच कराओगे, सेकंड नंबर से मैच कराओगे। तो ए का थर्ड, ए का थर्ड, ए का थर्ड, ये हटा दो ऑप्शन। बी का 1, बी का 1 ये हटा दो ऑप्शन। तीसरा वाई सॉरी डी सी का 4, 2 है यहाँ पे, सी का 4 यानी ऑप्शन नंबर बी, द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन मेथड। E. coli has 406 into 10 to the power 6 base pair and completes the process of replication within 18 minutes. Okay. The average rate of polymerization, आपसे rate of polymerization पूछा है पर सेकेंड, क्योंकि पर सेकेंड यहां दिया हुआ है, ठीक है। रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन पर सेकेंड। तो सबसे पहले ये जो 18 मिनट है इसको हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, सेकेंड में। तो 18 इंटू 60, 18 मिनट इंटू 60 सेकेंड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा, एक मिनट, एटीन इंटू 60, हाँ 1080 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। इतने सेकेंड में अगर जो 4.6 इंटू 10 टू द पावर 6 बेस पेयर को कोड कर रहा है, बेस पेयर को कंप्लीट कर रहा है, तो रेट क्या हो जाएगा भाई, रेट क्या हो जाएगा, 4.6 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 1080। तो आंसर क्या आ जाएगा, कि आंसर आ जाएगा 42.4259 बेस पेयर पर सेकेंड, ठीक है। ये आंसर एक्चुअली में आएगा। इसके नियर अबाउट आंसर हमारा कौन सा है, ये वाला है, यानी कि लगभग 4000 बेस पेयर पर सेकेंड ये कोड कर रहा है, ठीक है। हो सकता है इसमें से कुछ स्टॉप को डाउन हो लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम एज वेल एज द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और ह्यूमन जीनोम का क्या बेसिक्स मैपिंग यूनिट होता है। ओके, पॉलीमॉर्फिज्म तो होता ही है, डीएनए सीक्वेंसिंग, आरएनए सीक्वेंसिंग नहीं, डीएनए सीक्वेंसिंग होता है। पॉलीमॉर्फिज्म एंड डीएनए सीक्वेंसिंग यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म भी नहीं होता है, एसएनपीजी जिसको कहते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म एचएन आरएनए सीक्वेंस यानी कि आरएनए सीक्वेंस ये भी नहीं होता है। क्या होता है, डीएनए सीक्वेंसिंग की जाती है। इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ ये आपका जेनेटिक मैपिंग एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एज वेल। द टर्म न्यूक्लिन फॉर द जेनेटिक मटेरियल वाज प्रपोज्ड बाय द, किसने दिया था, मिशर ने ये टर्म दिया था, न्यूक्लिन। नेक्स्ट, द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए नाइट्रोजनस बेस, जो नाइट्रोजनस बेस होता है, आर लिंक्ड टू द OH, कैपिटल H होना चाहिए, OH ऑफ द फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर के पहले कार्बन से नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ रहता है, कुछ इस तरीके से पहले से नाइट्रोजनस बेस लग जाता है और इस वाले से फॉस्फेट ग्रुप लगता है, ठीक। द
फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज, ट्रांसलेशन का पहला फेज क्या होता है? सबसे पहले तो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए होता है, इसको हम लोग कहते हैं अमीनो एसिलेशन ऑफ टीआरएनए, बाइंडिंग ऑफ आरएनए राइबोसोम, रिकॉग्निशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, अमीनो एसिलेशन ऑफ टीआरएनए, टीआरएनए की जिसको चार्जिंग भी कहते हैं, यानी कि चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द चार्जिंग ऑफ टीआरएनए. If the distance between two consecutive base pair is 0.34 nanometer and the total number of base pair of DNA helix is the typical mammalian cells, जो कि इतना बेस पेयर है, अगर दो बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.34 नैनोमीटर है, तो इतने बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 0.34, ये आ जाएगा आपका 2.24 मीटर समथिंग. सिक्स 2.24 आ जाएगा, तो आंसर इज योर 2.24 मीटर, मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो, ठीक है, तो आ जाएगा ये 2.2 मीटर. Name the enzyme that facilitates the opening of DNA helix during transcription, that is the DNA helicase. DNA helicase क्या करता है? DNA को अनबाइंड करता है, ओपन करता है. It also ओपन कैसे करता है? by breaking the हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके करता है. बाकी डीएनए लाइगेज जस्ट इसका उल्टा काम करता है, जोड़ता है. पॉलीमरेज डीएनटीपी इसको ऐड करता है, तो इससे चेन पॉलीमराइज होती है, सिंथेसिस होती है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? स्टेटमेंट नंबर 1, एडेनिन पेयर विद थायमिन थ्रू द 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, यही स्टेटमेंट तो करेक्ट मिल गए हमें पहले. If adenine makes 30% of the DNA molecules, what will be the percentage of thymine, guanine and cytosine? अगर adenine 30% है तो thiamine भी कितना होना चाहिए? 30% होना चाहिए. तो ये 30 कितना हो गए? 60 हो गए. बाकी guanine और cytosine बचे कितने? 40% में से हाफ कर दो, ये 20% के 20%. तो thiamine हो जाएगा 30%, guanine 20, cytosine 20. By using the Chargaff rule, ठीक है, by using Chargaff rule, ठीक है. चूंकि एडेनिन हमारा ये 30% है तो थायमिन इतना होगा, 30 + 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60. तो 100 - 60 इक्वल टू 40%, जो क्या होना चाहिए? गुआनिन प्लस साइटोसिन. तो अगर गुआनिन साइटोसिन 40% है तो गुआनिन कितना हो जाएगा? 20%. साइटोसिन कितना हो जाएगा? 20%. चूंकि गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, ठीक है. Next, which of the following RNA is not required for the synthesis of protein? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कौन सा आरएनए रिक्वायर्ड नहीं है? एमआरएनए चाहिए ही चाहिए, टीआरएनए चाहिए ही चाहिए, आरआरएनए चाहिए ही चाहिए. क्या नहीं चाहिए? जो नहीं चाहिए उसका नाम है एसआईआरएनए, ठीक है, एसआईआरएनए. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन. द कोडॉन AUG कोड्स फॉर द मेथिनिन एंड फेनाइलएलानिन, ठीक है. Statement number 2, AAA and AAG both codons codes for the amino acid lysine. In the light of the above statement, choose the correct answer from the following given option. आपका क्या बताना है? इसमें से करेक्ट आंसर बताना है. पहली चीज कि AUG is code for the methionine, not for phenylalanine. phenylalanine को UUU कोड किया जाता है, UUU से कोड किया जाता है, बाकी और भी कोडॉन होते हैं. दूसरा AA and AAG both codes for the amino acid lysine, ये बात सही है. स्टेटमेंट नंबर 1 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है आपका? करेक्ट है. तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट.
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ओके, विच इज द ओनली एंजाइम that has capability to catalyze initiation, elongation and termination in the process of transcription in eukaryote। तो ये कौन से एंजाइम होते हैं? ये होते हैं आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज के पास सारे ही ताकत होती है, पूरी कैपेबिलिटी होती है कि वो इनिशिएट भी करा सकते हैं, वो इलोंगेट भी करा सकते हैं और वो टर्मिनेट भी करा सकते हैं, जबकि डीएनए पॉलीमरेज के पास ऐसी ताकत नहीं होती है। डीएनए पॉलीमरेज इनिशिएशन नहीं करा सकता, सिर्फ इलोंगेशन कराता है। ठीक है, तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बिल्कुल भी नहीं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। कंप्लीट द फ्लो चार्ट ऑफ सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा किसने दिया था? क्रिक ने दिया था। ठीक है, मिचेल्सन क्रिक ने दिया था सेंट्रल डोग्मा। डीएनए से डीएनए हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बन रहा है, ये क्या लगेगा? ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से डी बन रहा है, डी क्या होगी? प्रोटीन। और प्रोसेस क्या कहलाएगा? ट्रांसलेशन। ए रेप्लिकेशन, बी ट्रांसक्रिप्शन, सी ट्रांसडक्शन नहीं। ए रेप्लिकेशन, बी ट्रांसक्रिप्शन, सी ट्रांसलेशन, डी प्रोटीन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जो कि 2021 का क्वेश्चन है। What is the role of RNA polymerase 3 in the process of transcription in eukaryotic? RNA polymerase 3 का क्या काम होता है? पहला चीज देखो, ट्रांसक्राइब्ड आरएनए। एक तो आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है, इसे याद करोगे आरएनए पॉल 1 2 3। ठीक है, RMT। तो ये ट्रांसक्राइब करेगा बेटा आरएनए को, तो करते ही नहीं, किसको करेगा? टीआरएनए को। तो यहाँ पे है टीआरएनए, 5s आरएनए एंड SNRNA। ट्रांसक्राइब प्रिकर्सर ऑफ mRNA, ट्रांसक्राइब ओनली SNRNA, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। RNA mRNA tRNA। Which one of the following statement about histone is wrong? हिस्टोन के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है? हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ए यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स, इसलिए तो इसको ऑक्टेमर कहते हैं। The pH of histone is slightly acidic, बिल्कुल नहीं, इसका क्या होता है? बेसिक pH होता है, क्योंकि बेसिक अमीनो एसिड इसमें पाए जाते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। हिस्टोन आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन, इसलिए ये क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। तीसरा, हिस्टोन्स कैरी पॉजिटिव चार्ज बिकॉज दे हैव द लाइसिन एंड आर्जिनिन, इसलिए ये बेसिक अमीनो एसिड है तो ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। इनके पास NH2 वाला ग्रुप ज्यादा होगा तो वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। ठीक, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। In capping, methyl guanine triphosphate is added to the 3' end of the HNRNA। दूसरा है RNA polymerase binds to Rho factor to terminate the process of transcription in bacteria। Yes, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। बाकी इन कैपिंग 5' end पे ये मेथिल गुआनोसिन लिखता। नेक्स्ट, in DNA fingerprintings involve identifying differences in some specific region of DNA sequence is called as, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स प्रोटीन, यानी SNPs। सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स प्रोटीन SNPs ये कहलाता है। ये The lack of iron Z gene code for the beta galactosidase। Z gene किसको कोड करता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड करता है। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा। ठीक है, इन लैक ऑफ iron I जीन कोड फॉर द रिप्रेसर। कहाँ है भाई रिप्रेशन? रिप्रेशर है इधर, यानी कि A का 4, A का 3, A का 4, A का 4, A का 3। लैक जीन Z कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज किधर है? तीसरा नंबर है। B का 3, B का 1, यहीं से हटा दो, ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा करेक्ट। स्टेटमेंट नंबर 1, डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन ओनली इन द वन डायरेक्शन, दैट इज 5' to 3' डायरेक्शन। ठीक है,
दूसरा, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वन स्ट्रैंड द रेप्लिकेशन इज कॉन्टिन्यूअस while the other strand is discontinuous, ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। सिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ वन डायरेक्शन में होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम में, और दोनों स्ट्रैंड को रीड करके सिंथेसिस होती है। तो ऐसा नहीं कि दूसरे वाले स्ट्रैंड में 3 प्राइम टू 5 प्राइम जा रहा है, सिंथेसिस हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही होती है, ठीक है। और एक स्ट्रैंड बनता है हमारा लीडिंग स्ट्रैंड, दूसरा बनता है लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम द फॉर्क जाता है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियोलैम्डा, ई कोलाई, हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ डीएनए, सबके बेस पेयर आपके बुक में दिए हुए हैं, मैच कराइए आप, ठीक है। बैक्टीरियोफाज का कितना होता है भाई? 5386 न्यूक्लियोटाइड होता है, यस। बैक्टीरियोफाज 5 × 174 का, तो ए का 1, ए का 2, ए का 2 ये हटा दो, ठीक है। दूसरा बैक्टीरियोफाज लैम्डा का होता है 48502, यस, यानी कि बी का 1, ए का 2, ए का 2, बी का 1, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। बाकी मैच करा लेते हैं। एस्चेरिचिया कोलाई का होता है आपका 4.6 × 10⁶ बेस पेयर, अभी क्वेश्चन में भी एक ये आया हुआ था, ठीक है। इसका जो रेट कैलकुलेट करना था हमें पॉलीमराइजेशन का। और हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ डीएनए, ये भी अभी क्वेश्चन में आया था, जिसका हमें टोटल लेंथ कैलकुलेट करनी थी। 3.3 × 10⁹ बेस पेयर, हमें 6.6 × 10⁶ बेस पेयर दिया हुआ था। तो इसी का डिप्लॉयड दिया हुआ था, यहाँ पे क्या दे दिया? हैप्लॉइड। नेक्स्ट, इफ डीएनए कंटेन सल्फर इंस्टेड ऑफ फॉस्फोरस एंड प्रोटीन कंटेन फॉस्फोरस इंस्टेड ऑफ सल्फर। डीएनए में क्या होता? अगर डीएनए में क्या होता? सल्फर होता इंस्टेड ऑफ फॉस्फोरस, और मान लो ये प्रोटीन है तो इसमें होता फॉस्फोरस। What would have the outcomes of हार्सी एंड चेस एक्सपेरिमेंट? तब हार्सी एंड चेस के एक्सपेरिमेंट में क्या आउटकम्स देखने को मिलता हमें? तो क्या आउटकम्स देखने को मिलता है भाई? नो रेडियो एक्टिव सल्फर इन बैक्टीरियल सेल्स। क्यों नहीं आता? अगर ये हमारा सल्फर को हम टैग करते, सल्फर डीएनए में होता तो डीएनए नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा तो सल्फर हमारा टैग होके आता। बोथ रेडियो एक्टिव सल्फर एंड फॉस्फोरस इन बैक्टीरियल सेल। प्रोटीन तो आते नहीं तो फॉस्फोरस हमें नहीं मिलता। रेडियो एक्टिव सल्फर इन बैक्टीरियल सेल्स या बैक्टीरियल कल्चर में पाए जाते हैं, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस इन बैक्टीरियल सेल्स में नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि ये कहाँ पाया जा रहा है? प्रोटीन में, ठीक है। Against the codon UAC, what would be the sequence of anticodon at tRNA? तो U का क्या हो जाएगा भाई? एडेनिन 3 प्राइम एंड पे, एडेनिन का थाइमिन यानी यूरेसिल। C का हो जाएगा गुआनिन 5 प्राइम एंड पे। तो 3 प्राइम पे होना चाहिए A, नहीं है। 3 प्राइम पे होना चाहिए A, नहीं है। 3 प्राइम पे A, फिर यहाँ T नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखो 3 प्राइम पे A, U, 5 प्राइम पे G। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में आपने ये जो सीक्वेंस है, जो ऑर्डर है 5 प्राइम या 3 प्राइम, इसको हमेशा क्रॉस चेक किया करो, नहीं तो क्वेश्चन हो जाएंगे गलत, और बहुत इजी क्वेश्चन फिर आपका गलत हो जाएगा। If A and C makes 30% and 20% of DNA respectively, what would be the percentage of composition of T and G? तो T and G कितना होना चाहिए? A and C makes 13 and 40, तो एडेनिन कितना है? 30% है। तो थायमिन भी कितना होना चाहिए भाई? 30% ही होना चाहिए। अब साइटोसिन हमारा दिया हुआ है 20%, तो गुआनिन भी हमारा 20% ही होना चाहिए बाई चारगाफ रूल फॉर द डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए, ठीक है। थायमिन कितना होना चाहिए? 30%, गुआनिन कितना होना चाहिए? 20%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म्स द बेसिक, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म्स द बेसिक बोथ जेनेटिक मैपिंग एंड डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ठीक है। ट्रांसलेशन, जेनेटिक मैपिंग, और क्या कर रहा है आपका?
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ऐसा ही क्वेश्चन हमें पिछले अभी आया था कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में और जेनेटिक मैपिंग में क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो इन्वॉल्व होती हैं आपके डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, तो एंड क्या हो जाएगा, बोथ जेनेटिक मैपिंग एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। यही क्वेश्चन घुमा करके आ गया। तो पीवाईक्यू सॉल्व करने का एक ये भी बेनिफिट होता है कि थोड़े क्वेश्चन जो इधर उधर करके मिलते हैं सेम टू सेम, वो हम बहुत इजीली यहाँ पे ग्रैब कर पाएंगे। The process of translation of mRNA to proteins began as soon as, ठीक है, both the subunit join together to bind with the mRNA, both tRNA is activated and the larger subunit of ribosome encounters mRNA, the small subunit of ribosome encounters mRNA, ठीक है, और क्या हो जाएगा कि the larger subunit of ribosome encounters mRNA, the smaller subunit of ribosome encounters mRNA, तभी से हमारा सिंथेसिस शुरू हो जाएगी, तभी से हमारा ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएगा, इनिशिएशन। फिर बड़ा वाला आएगा, फिर एंटीकोडॉन आएंगे, मतलब चार्ज टीआरएनए पहले ही हो चुका है तब आएगा। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। यूक्रोमेटिन इज लूजली पैक्ड क्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, और क्या दे रखा है भाई, हिस्टोन्स आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन, ए टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 400 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स। तो देखो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ करेक्ट, यूक्रोमेटिन इज लूजली पैक्ड, इसलिए ये यूक्रोमेटिन रीजन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं, हेट्रोक्रोमेटिक ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। दूसरा, हिस्टोन ऑक्टोमर्स आर रैप्ड बाय नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए न्यूक्लियोसोम, यस। हिस्टोन्स आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन, यस। ए टिपिकल बेस पेयर, a typical base pair न्यूक्लियोसोम कंटेन 400 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स, ये भी सही बात है, यानी कि ACDE करेक्ट है, ACE ओनली, BDE, ACD, E क्यों नहीं दिया है, histone octamer is wrapped by negatively charged DNA in nucleosome, ओके, इसको थोड़ा हटा देते हैं, ठीक है। ऑक्टेमर को रैप करा रहा है नेगेटिवली चार्ज से, जबकि डीएनए रैप करता है इसको, तो ADE करेक्ट हो जाएगा। ADE कहां पर है, चलो इसके ये सारे की सारी चीजें गलत है, अभी हम लोग इसको रहने देते हैं। नेक्स्ट, इफ द लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स इज 1.1 मीटर, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ बेस पेयर, ठीक है। अभी हम वहां से भी निकाल सकते हैं कि 2.24 के लिए हमारा 6.6 इंटू 10⁻⁶ लगा था, तो इसका हैप्लॉइड होगा तो हमारे पास 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर लगेंगे, ठीक है, 1.1 मीटर के लिए, यहाँ पे 9 ही रहेगा ना। नेक्स्ट है, इन ई कोलाई स्ट्रेन आई जीन गेट्स म्यूटेटेड, आई जीन क्या हो गया है, म्यूटेट कर दिया गया, यानी कि रिप्रेशर को म्यूटेट कर दिया, रिप्रेशर अब नहीं बनेगा, एंड इट प्रोडक्ट कैन नॉट ब्रेक द इंड्यूसर मॉलिक्यूल इफ ग्रोथ मीडियम इज प्रोवाइडेड विद लैक्टोज, ग्रोथ मीडियम में क्या प्रोवाइड करेंगे, लैक्टोज। व्हाट विल बी द आउटकम्स, तो अगर इंड्यूसर्स रिप्रेशर प्रोटीन को हम लोग क्या कर दिए हैं, लेकिन आई को हमने क्या कर दिया है, आपका म्यूटेट कर दिया है, तो ये कहीं से भी लैक्टोज को बाइंड
सर लैक्टोज को ये बाइंड नहीं कर पाएगा, है ना। इन द ई कोलाई स्ट्रेन आई जीन गेट्स म्यूटेटेड एंड इट्स प्रोडक्ट कैन नॉट ब्रेन द इंड्यूसर मॉलिक्यूल। रिप्रेशर से ये बाइंड नहीं कर पाएगा हमारा लैक्टोज। लैक्टोज कैन नॉट बाइंड विद द इंड्यूसर। इफ ग्रोथ मीडियम इज प्रोवाइडेड विद द लैक्टोज व्हाट विल बी द आउटकम। जबकि इससे बाइंड नहीं करेगा तो लैक ऑपेरॉन मतलब हमारा मॉडल जो है वो बंद हो जाएगा। ZY जीन विल बी नॉट बी ट्रांसलेटेड, यस ये ट्रांसलेटेड नहीं हो जाएगा। RNA पॉलीमरेज विल बाइंड विद द प्रमोटर रीजन, ओनली Z जीन विल बी गेट ट्रांसक्रिप्टेड, विल बी ट्रांसक्राइब नहीं हो पाएगा, ट्रांसलेशन फिर इसमें नहीं होगा, प्रोटीन नहीं बन पाएगी। 10 E. coli cells with 15 and dsRNA are incubated in the medium containing 40 nucleotides. Okay, after 60 minutes, how many E. coli will we have the DNA totally free from 15 nitrogenous वाले? हमने क्या किया है, 10 न्यूक्लियोटाइड्स को, सॉरी 10 इस्चेरिचिया कोलाई को, 10 E. coli को विथ नाइट्रोजन 15 डबल स्टैंडर्ड, यानी कि जो दोनों स्टैंड था, एक स्टैंड दो स्टैंड, ये 15 नाइट्रोजन वाला, ये भी 15 नाइट्रोजन वाला डाल दिया। इंक्यूबेट किया किसमें, इंक्यूबेट किया 14 वाले के साथ, और जो ये टोटल डाला है हमने 10 डाला है। तो पहली जनरेशन में देखो हमारे पास क्या बनेगा, एक तो हाइब्रिड बनेगा यानी कि 14 15 बनेगा, ये भी 14 15 बनेगा, ठीक है। फिर 14 में करेंगे तो दूसरी जनरेशन में कितने पूछा है, आफ्टर 60 मिनट, आफ्टर 60 मिनट, तो 30 मिनट का इनका जनरेशन टाइम होता है, तो 2 जनरेशन निकालोगे, आफ्टर 60 मिनट 2 जनरेशन आएगी, तो इनका हो जाएगा 14, ये 14 14 बन जाएगा, इसका 14 15 बन जाएगा, इसका 14 14 बन जाएगा, ये 14 15 बन जाएगा। कितनी सेल्स हो जाएंगी ये भी ध्यान देना है हमें। ये एक सेल में जाएगा, ये एक सेल में जाएगा, ये एक सेल में जाएगा, एक सेल में जाएगा। तो ये 2 जनरेशन में मान लो अगर हमने एक सेल लिया है तो 1 2 3 4 4 प्रोडक्ट बने हैं। 4 प्रोडक्ट में से 2 के पास यानी कि 50% चांसेस है हमारा 14 और 14 वाला, 14 14 नाइट्रोजन वाला, कितना चांसेस है, 50% चांसेस है। तो अगर हमने 10 लिया है, पहले जनरेशन में 10 का 20 बनेगा, दूसरी जनरेशन 20 का 40 बनेगा, ठीक है। 40 का अगर हम बात करें 50%, तो 40 का अगर 50% कितना हो जाएगा बेटा, 20 सेल्स के पास सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन 14 होगा, 15 फ्री होगा, यानी आंसर आ जाएगा आपका 20 सेल्स। If a geneticist use the blind approach for the sequencing of whole genome an organism followed by the assignments of function of different segments of the methodology adopted by the him is called as, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बेटा सीक्वेंस एनोटेशन। ब्लाइंडली अगर इसको हम लोग जो असाइन किया जाता है उसको न्यूक्लियोटाइड्स को डालते जाते दैट इज कॉल्ड एज अ सीक्वेंस एनोटेशन। बायोइन्फॉर्मेटिक्स तो ब्रांच होती है जो सारी की सारी चीजें हम लोग अपने कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू कर रहे होते हैं। Unequivocal proof that DNA is a genetic material was first proposed by, किसने सबसे पहले प्रपोज किया था कि DNA is the genetic material, was proposed by Alfred Hershey and Marta Chase ने किया था प्रपोज। What is the role of, एक मिनट, जो ये बैक्टीरिया वाला क्वेश्चन था जो हमने जनरेशन टाइम 30 मिनट लिया है, ये जनरेशन टाइम एक्चुअली इनका 20 मिनट्स होता है, तो 3 जनरेशन इनकी जाएगी। ई कोलाई का जो जनरेशन टाइम है वो है 20 मिनट, नॉट 30 मिनट, 20 मिनट है, ठीक है। इन्होंने एक कल्चर में लिया है, एक कल्चर में लिया है 10 सेल, एक सेल का केस निकाल के देखते हैं, 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे।
एक सेल से ये बनता है हमारा रेप्लिकेशन 2 सेल, यानी जब इसके पास क्या है, नाइट्रोजन 15 है, पहली वाली सेल के पास नाइट्रोजन 15 है, इसको हमने मीडियम में रखा है नाइट्रोजन 14 के, तो हमारे पास बनेगा क्या, ये 14 वाला बन गया, ये 14 वाला बन गया, और ये 15 वाला बन जाएगा, ये 15 वाला बन जाएगा। तो फर्स्ट जनरेशन, अगर आपने 10 सेल लिया है तो फर्स्ट जनरेशन में 20 सेल हो जाएंगे और सब के सब हाइब्रिड होंगे, ठीक है। फिर फर्स्ट जनरेशन के बाद सेकेंड जनरेशन जब इनकी जाएगी तो बच्चा ध्यान से देखो, ये 14 का 14 बन जाएगा, यहाँ 14 बन जाएंगे, कि एक सेल हो जाएगा, ये दूसरा सेल हो जाएगा। अब ये जो 15 है, इसमें एक 14 हो जाएगा, एक 15 हो जाएगा, 15 ये हो जाएगा। व्हाइट वाले से मैंने 14 इंडिकेट किया है, और ग्रीन वाले से 15। नेक्स्ट जनरेशन में फिर जाएंगे तो क्या होगा, तीसरी जनरेशन। अब यहाँ 20 से कितने सेल हो गए, 40 सेल हो गए, 40 सेल्स में अब तक 50% का रेशियो मिला है। तीसरा देखते हैं हमें क्या मिलेगा, ये 14 का 14 ही मिलेगा एक सेल में इससे, ठीक है, 14 और 14, और 14, ये एक सेल, ये दूसरी सेल। इस वाले सेल में एक तो 14 मिल जाएगा, इसमें एक 14 और एक 15 मिलेगा, एक 14 और एक 15 मिलेगा, ठीक। इधर देखो सेम टू सेम चीजें आएंगी, जितना इधर नंबर बना है ना, 1 मतलब 1 2 3 सेल 14 वाली बनी है, 3 सेल कितनी 14 वाली बनी है, और एक सेल हमारा क्या बनेगा, 14-15 वाला बनाया, सेम टू सेम चीज आएगी इधर। तो थर्ड जनरेशन में यानी कि 40 से 80 सेल्स में, 80 सेल्स में अगर हम रेशियो देखें तो हमारा कितना परसेंट सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन 15 है। टोटल सेल्स कितने बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल में से, मान लो एक लिया था, 8 सेल्स में से आपके 1 2 3 6 सेल जो हैं वो क्या है, नाइट्रोजन 15 वाले। तो 6 by 8 into 100 ये कितना हो जाएगा, ठीक है, 72%, यानी कि लगभग 60 सेल्स आपकी इधर हो जाएंगे, 20 सेल्स नहीं, ये कितनी आ जाएंगी, 60 सेल्स आ जाएंगे। 60 सेल्स, 80 सेल्स में से 60 सेल्स जो होंगी वो कितनी होंगी, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन 14 वाली होंगी, 15 फ्री होंगी। ये 20 मिनट्स डिवीजन टाइम के अकॉर्डिंग करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। What is the role of RNA polymerase 3 in the process of transcription in eukaryotic? RNA polymerase 3 का क्या रोल होता है, ठीक है, तो ये ट्रांसक्राइब करता है tRNA को। tRNA कहाँ है, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ tRNA 5s RNA एंड snRNA को ट्रांसक्राइब करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। Express tag sequences refers to the all gene that are expressed as a RNA, इन्हीं को रिफर करते हैं हम लोग, ESTS कहते हैं। Match the list 1 with list 2 AYIZ gene। देखो कितनी बार ये मैच करने के लिए क्वेश्चन आया होगा, बहुत बार हमने रिपीट किया इसको, ठीक है। तो I gene कोड फॉर द रिप्रेशन, वेयर इज रिप्रेशन प्रोटीन, 4 नंबर पे। A जीन, ठीक है, सॉरी, जेड जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई जीन परमीएज, ए जीन ट्रांसएसिटाइलेज, यानी कि ए का 2 इधर इधर हटा दो, ये करेक्ट है। बी का
3, यस बी का 3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। देख के इधर एकदम तुरंत हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, आरएनए म्यूटेटेड एज ए फास्टर रेट, सही बात है। वायरसेस having RNA genome and shorter lifespan mutated evolve faster, ये भी सही बात है, क्योंकि इनका अगर जेनेटिक मटेरियल RNA है तो ये इवॉल्व बहुत फास्ट हो जाएंगे, क्योंकि RNA में म्यूटेशन बहुत तेज होता है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स, नहीं ट्रू है, ट्रू कहाँ है, बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, in prokaryotes the positively charged DNA is held with the some negatively charged protein in the region of called nucleoid, बिल्कुल नहीं, हमेशा डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, और प्रोकैरियोटिक में कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, उनके साथ ये बाइंड करता है। दूसरा, इन यूकैरियोट्स द नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज स्टोन ऑक्टेमर टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम, ये सही बात है, यानी कि स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो बोथ स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सीक्वेंस on corresponding coding strand if the sequence on mRNA formed as a follow, अगर mRNA का ये सीक्वेंस है तो इसका कोडिंग स्टैंड क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑन द करस्पॉन्डिंग कोडिंग स्टैंड इफ द सीक्वेंस ऑफ mRNA फॉर्म्ड इज फॉलो, अगर ये सीक्वेंस mRNA का है, mRNA ये है तो कोडिंग क्या होगा, बस यही होगा, जहां जहां पे U है ना वहां वहां पे T कर दो बस, ठीक है। 5 प्राइम रहेगा, ठीक है, A रहेगा, T रहेगा, C G A T, C G A T, ठीक है, C G A T, C G T, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, ये तो बड़ा मैच मैसेज आ रहा है। ओ, ये है ना, ये नहीं होगा, 5 प्राइम पे ही रहेगा, ठीक है, 3 प्राइम पे दिया है सब मैच करके। हाउ मेनी डिफरेंट प्रोटीन डज द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये स्टेटमेंट पूरा पूरा कंप्लीटली लाइन दी हुई है आपके बुक में कि कितना, हाउ मेनी डिफरेंट प्रोटीन्स डज द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ, दैट इज द 80 प्रोटीन, सीधे सीधे स्टेटमेंट दिया हुआ है एनसीईआरटी में। 2024 के क्वेश्चन करते हैं। इन ए क्रोमोसोम देयर इज ए स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन इज कॉल्ड एज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, उसको क्या कहते हैं, उस साइड को ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट्स कहते हैं। दूसरा, in lactose present in the growth medium of bacteria is transported to the cell by the action of permease, परमीएज क्या करता है, इसको रास्ता बना के देता है, तब जाके ग्लूकोज गैल्क्टोज ट्रांसफर हो पाता है, सॉरी लैक्टोज ट्रांसफर हो पाता है, ठीक है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज इसको ब्रेक करता है, जाने के लिए कौन अलाउ करता है, परमीएज। मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, ये तो आपका इसका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का क्वेश्चन आ गया। तो डाउन सिंड्रोम इस ट्राइसोमी एट 21st, ए का हो जाएगा आपका 3, यहीं पे ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा करेक्ट, बाकी और चीज करने की जरूरत नहीं है। चलो, बी का क्या है आपका, अल्फा थैलेसीमिया इज द 16th पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम, बीटा थैलेसीमिया it one is the 11th chromosome, Klinefelter syndrome is the X chromosome disorder होता है, ठीक है, मेल में। That's all for the day. Have a great day. Bye bye. Take care. 2x की स्पीड करके आप सारे क्वेश्चंस मेरे साथ सॉल्व कर लेना, ठीक है। तब तक के लिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय करते रहो, पढ़ाई बहुत अच्छे से करो, योर एग्जाम इज वेरी सॉन, ठीक है। तो बहुत नज़दीक है आपका एग्जाम, बहुत स्ट्रैटेजी, बहुत कॉन्साइज, बहुत कंसंट्रेटेड के साथ सारी चीज़ों को करते जाओ डिसिप्लिन में। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे बच्चों।